अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, बहुत बड़ी बड़ी और ख़तरनाक किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो है वो अब तक शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि इमरान खान के घर पर हमला हुआ है और जो मुसल्लह शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, वो शख्स कौन था, उसने क्यों हमला किया, क्या ये अंदर का कोई सोचा समझा मंसूबा था या क्या इसके पीछे का एजेंडा था, वो मैं आपके सामने रखूंगी। और दूसरे नंबर पे मैंने आज बताना है कि सदर आरिफ अलवी ने भी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की तरह अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। और अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कहने वाले कहते हैं कि किसी ने किसी को चपेड़े मारी हैं। और वो जब कोई कहता है कि वो जो एक शख्स था वज़ीर आज़म हाउस में, कहते हैं कि उसका कोई आखिरी दिन था, तो जब वो वहाँ से निकला था तो उस दिन भी वो चपेड़े खा के निकला था। तो किसी ने किसी को क्यों चपेड़े मारी हैं, उसका सॉफ्टवेयर क्यों अपडेट किया है और उसको ऐसी क्या पड़ी थी कि उसने ऐसा भयानक बयान दिया, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और आज मैंने आपको परवेज़ खटक के बारे में बताना है कि उसने परवेज़ खटक ने न्याज़ी साहब की एक अंदर की बात जो है वो लीक कर दी है। और वो जो अंदर की बात लीक की है वो मैं आज आपको बताऊंगी प्रॉपर। और जनाब अली, इसके अलावा जो शहबाज गिल हैं, उन्होंने कन्फेशन कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि नवाज शरीफ के साथ जो है बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और किस तरह से नवाज शरीफ को हटा के जो है वो न्याज़ी साहब को लॉन्च किया गया था। और वीडियो की सूरत में मैं आज आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए जनाब। और हाँ, एक और ख़बर जो आज मैंने बड़ी इम्पॉर्टेंट आपको देनी है। माजरत, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। इम्पॉर्टेंट खबर मैंने आज आपको ये भी देनी है कि रात गए आप जब सो रहे थे तो पीटीआई के दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने एक बड़ी भयानक किस्म की कार्रवाई डाली। और वो कार्रवाई क्या थी उसके बारे में भी मैंने आज आपको बताना है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। पहली खबर जो मैंने आज आपको देनी है वो है न्याज़ी साहब के घर पे हमला। तो उसकी तफसीलात जो हैं वो मेरे पास पहुंच गई हैं जनाब जी। हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, असद उमर जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं, शीरी मज़ारी जो हैं वो गिरफ़्तार होने वाली हैं, अली वज़ीर जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं, बाकी तमाम की जो बारी है वो आने वाली है। हसन न्याज़ी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिए गए हैं। तो बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले मीटिंग की थी। उस मीटिंग में कुछ बड़ी बड़ी साजिशें जो हैं वो रची गई थी। उसका हिस्सा जो है वो शाह महमूद कुरैशी भी थे। और कहा यह गया था, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस पे गौर किया गया था। फिर आपको ये भी खबर मैं पहले बता चुकी हूँ कि बाहर के ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनके साथ मिलकर एक साजिश तैयार की गई थी कि कैसे न्याज़ी साहब को यहाँ से बचा के पाकिस्तान से बाहर निकालना है। और इदारों के बाद यानी बाहर जाने के बाद किस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक बयानिया बनाना है। तो उसी के अंदर एक बहुत बड़ा ख़तरनाक प्लान बना था। प्लान ये था कि जो न्याज़ी साहब का घर है, आपको याद होगा कि जिस दिन न्याज़ी साहब को गिरफ़्तार किया गया उस दिन जो दो अफसरान थे जिन्होंने उनको जाकर गिरफ़्तार किया था, उन्होंने बताया था कि हमें अंदर इंसानी हड्डियाँ भी मिली, हमें अंदर राख भी मिली, हमें अंदर तावीज़ भी मिले, हमें धमकियाँ भी मिली, हमें बुशरा बीबी ने गालियाँ भी दी। हमें ये भी कहा गया कि अगर आप न्याज़ी साहब को गिरफ़्तार करके लेकर गए तो आप भस्म हो जाओगे, आप तबाह हो जाओगे, आपको पता नहीं आपने किससे टक्कर ली है। इस सब के बावजूद न्याज़ी साहब को गिरफ़्तार किया गया। तो अब ये जो तमाम साजिशें तैयार की गई थी इसके बारे में शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने पहले तो इनकार किया। उन्होंने कहा मैंने किसी मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात नहीं की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जब उन्होंने गिरफ़्तार होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सारे उन्होंने कन्फेशंस कर लिए, उसमें सारी बातें भी वो मान गए। तो अब उसी में इन्होंने आपस में बैठकर एक दो प्लान तैयार किए थे। एक, बुशरा बीबी ने प्लान ये बनाया था कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि जैसे ही न्याज़ी साहब को गिरफ़्तार किया जाए तो फ़ौरी तौर पे दोबारा से रद्द-ए-अमल आए 9 मई के जैसा। तो शाह महमूद कुरैशी ने इस पे बुशरा बीबी के आगे जो है वो इनकार कर दिया था। इन दोनों के बीच में बहस व तकरार भी हुई थी। और मेरे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी का कहना ये था कि हम दोबारा से 9 मई का जो वाक़या है उसको नहीं दोहरा सकते, लेकिन हम अंदर की कोई कार्रवाई डाल सकते हैं। जबकि बुशरा बीबी का कहना ये था, वो एक खातून है, जज़्बाती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब कुछ करना है। अब वो जो अंदर खाते इन्होंने एक साजिश तैयार की थी वो ये थी कि कोई शख्स होगा, वो आएगा और वो ज़मान पार्क के ऊपर हमला करेगा, वहाँ पे कोई छोटा मोटा ब्लास्ट करेगा, वहाँ पे फायरिंग करेगा। और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल जितने भी सफ़ीरों के साथ इन्होंने मुलाकातें की हुई हैं, वो सफ़ीर हज़रात क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि न्याज़ी साहब की पाकिस्तान के अंदर रहना सेफ़ नहीं है, जेल के अंदर भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। उसी सिलसिले की कड़ी में
जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनको ख़त भी लिख चुकी हैं बुशरा बीबी, और उसमें उन्होंने 4 नकात भी लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि अटक जेल के अंदर उनके शौहर को जेल के अंदर जो है वो जहर दिए जाने का इम्कान है। फिर उसमें उन्होंने ये शर्त भी रखी कि मेरे शौहर को खाना जो है वो घर से दिया जाए। यानी ये पूरा एक साजिश का एक पूरा जिसे कहते हैं ना जाल बुनना, वो बुना गया था। अब उस साजिश के ऊपर जो है एक दिन पहले इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इसको बचा लिया। अब किया क्या इन्होंने उस मशकूक शख्स को ज़मान पार्क भेजा। अब वो जो ज़मान पार्क जब वो शख्स गया उसके पास क्या क्या था मैं आपको ये बता देती हूँ। उसके पास 9mm का असला था, ठीक है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं लिए जा सकते। उसके अलावा उसके पास भारी तादाद में असला था, उसके पास भारी तादाद में गोलियां भी थीं। अब हुआ क्या कि पुलिस की जो नफरी है जो ज़मान पार्क के अंदर तैनात है, उन्होंने इस शख्स को रोका, और ये आज के तमाम अखबारात में छप चुका है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब जनाब इसने इस शख्स को जब रोका पुलिस ने कहा कि जनाब आप कौन हैं, यहाँ क्या करने आए हैं। ये शख्स जो है वहाँ से भागने की इसने कोशिश की, इसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया गया, और जब गिरफ़्तार करके इसकी तलाशी ली गई तो फिर इससे ये भारी तादाद में असला निकला, और इसकी चित्रोल इस वक्त तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, जारी है। और ये सारे मंसूबे जो हैं ये वो बताएगा। समझ आ रही है ना आपको सारी बातों की। दूसरी तरफ न्याजी साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है, और उनके 164 के बयान के रिकॉर्ड होने के बाद ही ये सारी पकड़ धकड़ जो आप देख रहे हैं वो हो रही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक खबर है, और उसका नुकसान जो है वो अलवी साहब को होने वाला है। और वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अलवी साहब जो हैं इनके सामने 2 कवानीन जो हैं वो रखे गए थे, और इन्होंने उन दोनों कवानीन के ऊपर जो है वो सिग्नेचर्स करने थे। अब वो कवानीन क्या थे, वो आर्मी सीक्रेट एक्ट जो है उसकी मंजूरी के लिए इनको जो है उस पर सिग्नेचर्स करने थे। लेकिन वो जो तरमीमी बिल है, बकौल सदर आरिफ अलवी के, कि उन्होंने इस पर सिग्नेचर्स नहीं किए। उनका कहना ये है कि जिन लोगों को इन सिग्नेचर्स की वजह से या इस कानून के बनने के बाद नुकसान होगा, जो लोग जेलों में जाएंगे, मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और सारा का सारा जो मलबा है, सारा का सारा जो इल्ज़ाम है, वो उन्होंने किसके ऊपर आयद कर दिया है, वो उन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि सदर के साथ जो लोग होते हैं वो आम लोग नहीं होते हैं। तो जिन लोगों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो सारे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हमारी एजेंसीज के साथ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब सदर आरिफ अलवी ने कोई छोटी सी बात नहीं कर दी कि जिसे आप समझें कि उन्होंने बात कर दी और वो बात आई गई हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये मामला तो वहाँ तक जा पहुँचे हैं कि जब कोई ये समझता था कि मैं ही ऑल एंड ऑल हूँ, तो फिर उसको चपेड़े पड़ी थी, उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ था वो आपको याद है ना। तो बिल्कुल उसी तरह का मामला जो है वो जो सदर आरिफ अलवी हैं उनके साथ पेश आने वाला है। उन्होंने कहा क्या है, मैं ज़रा आपको बताती हूँ। उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर लिखा, सदर होने की हैसियत से बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। यानी कि अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो फिर दस्तखत किसने किए? क्या कोई फरिश्ते आके दस्तखत कर गए या कोई जाली दस्तखत करके चले गए? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एक मुल्क है, उस मुल्क का एक सदर है, और वो सदर कह रहा है कि कवानीन पास हो गए मेरे सिग्नेचर्स के बगैर। ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि अगर उनके बगैर दस्तखत हो गए और वो दस्तखत जो हैं वो जाली थे या किसी और ने उनकी जगह डुप्लीकेट किए, तो भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दूसरा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपने स्टाफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टाफ को, जब टेलीविज़न पे मैंने ये बात सुनी, जब न्यूज़ ये ब्रेक हो रही थी कि सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टाफ को बार बार पूछा कि ये ख़बर जो चल रही है इसके बारे में क्या है, मैंने तो साइन नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ ने भी मेरे साथ गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये झूठी खबरें चल रही हैं, आपने तो दस्तखत किया ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने दस्तखत देखे तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने मज़ीद लिखा ट्विटर के ऊपर कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो दस्तखत के बगैर बिलों का मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मज़ीद वो लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने अमले से कई बार तस्दीक की कि आया वो दस्तखत के बगैर वापस भिजवाए जा चुके हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस भिजवाए जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया।
यानी कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। उसके बाद वो कहते हैं अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस यानी तरमीमी बिल से मुतासिर होंगे। अच्छा जी, अब उसके फ़ौरन बाद उनकी एक तस्वीर जारी हो गई सोशल मीडिया पे, और वो तस्वीर इस तरह की थी कि जिसमें वो सिग्नेचर्स करते हुए, जब वो दांत निकाल के डेंटिस्ट साहब जो हैं वो सिग्नेचर्स कर रहे थे स्माइल, बिग स्माइल के साथ, वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब वहाँ पे जो आरिफ अलवी साहब हैं, लोग उनको कहना शुरू हो गए कि सर ये आप डबल गेम कर रहे हैं। यानी एक तरफ शामी महमूद कुरैशी स्टैब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुल्क के सदर होते हुए स्टैब्लिशमेंट के ऊपर नाम लगा रहे हैं। तीसरा, आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि सिग्नेचर्स ही आपके नहीं थे, तो आपके नहीं थे तो फिर वो बिल कैसे पास हुआ तो फिर वो सिग्नेचर्स किसके थे, और अगर थे तो फिर उसकी तहकीकात होंगी, और फिर अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो वो तस्वीर कहाँ से आ गई, जो सिग्नेचर्स करते हुए आपने टीथ स्माइल के साथ बनाई थी वो कैसे हुआ। तो अब जो है ना, आप ये समझ लें कि वो जो कोई था जिसको कहा गया था कि इज्जत से चले जाओ और वो नहीं गया था, तो फिर उसको थप्पड़ो थपड़ी, मुक्का मुक्की, धक्कम पेल हुई थी उसके साथ। उसी तरह से अब सुनने में आ रहा है कि इधर भी कुछ इस तरह के मामलात होने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें इस तरह के मामलात हो चुके हों, हो सकता है तब तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हो सकता है तब तक इस तरह का कोई बयान आ जाए, नहीं नहीं वो तो मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा तो मतलब वो नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके सामने हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो जो अगली खबर मैंने आपको देनी है, उससे पहले मैं आपको परवेज़ खटक साहब जो हैं उनका एक बयान सुनवाना चाहती हूँ, जिसपे उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। और परवेज़ खटक कहते हैं कि हमें न्याजी साहब जो है ना वो ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस देते थे। ये ज़रा सुने। जिनको इन्होंने हिप्नोटाइज किया हो, माज़रत चाहती हूँ, मैं आपको ज़रा दोबारा प्ले करके सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो थोड़ा सा जो है ना कुछ सेकंड। यंग लड़के हैं या सन हैं जिनको इन्होंने हिप्नोटाइज किया हो, ये मुल्क बदलेगा आसमान, ये हिप्नोटाइज ये ऐसे है कि खान साहब बार बार कहते थे कि 5-6 पॉइंट से ज्यादा बातें ना करो, बस उसी बोलते जाओ ताकि दिमाग में लोग हैमर हो जाए और झूठ भी सच हो जाए, उसके अपने अल्फाज है कि आप इतना हैमर करें कि लोग झूठ को भी सच समझ लें। जी, तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि न्याजी साहब ने हमें 5 से 6 पॉइंट्स बताए हुए थे तमाम वज़रा को, और उन्होंने कहा था कि जितनी भी नौजवान नस्ल है उनको ख़राब करने के लिए आपका काम कोई नहीं है, कोई खिदमत नहीं करनी, कोई कुछ और नहीं करना, आपने बस ये 6 पॉइंट्स जो है ना, चाहे मीडिया पे बैठो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो, लोगों के सामने बैठो, सोशल मीडिया पे बैठो, ये 5 से 6 पॉइंट्स आपने बस बोलते रहने हैं, बोलते रहने हैं, बोलते रहने हैं। और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, हैमर का मतलब हिथौड़ा मारना। यानी ये साइंटिफिक, जो लोग साइंटिफिकली इस चीज़ को जानते हैं उन्हें पता है कि जब आप एक लफ्ज़ को, एक जुमले को बार बार हैमर करते हैं हथौड़े की तरह, बार बार उस जुमले को बोलते हैं, तो वो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। इसी मिसाल को आप पुराने ज़माने में जानते हैं ना, कहा जाता था कि पुराने वक्तों में कहा जाता था कि एक चीज़ को इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो आपको सच लगने लगे। तो न्याज़ी साहब का ये एजेंडा था जिसके बारे में बता रहे हैं जनाब अली परवेज़ खटक साहब। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने जो है ना एक और ख़बर रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि कल रात को ट्विटर पे बहुत बड़ी एक फ़िल्म चली, और वो फ़िल्म रातों रात चली, कुछ लोगों को उसकी समझ नहीं आई, कुछ लोगों को पता नहीं चला। इस फ़िल्म को समझने के लिए जो है ना, ये डॉक्टर फ़रहान विर्क हैं जी, खुद सोशल मीडिया हैंडलर रहे हैं पीटीआई के, और आजकल उनकी तमाम अंदर की बातें जो है लीक कर देते हैं। उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि कल रात, जो गुज़श्ता रात गुजरी है, आदिल राजा नामी जो शख्स है उसने ट्वीट किया, जिसमें उसने ये दावा किया कि बैरूने मुल्क की एक फ़र्म है जिसने 1 मिलियन पाउंड जो है ना वो चार्ज करने हैं। यानी आदिल राजा कैंपेन चला रहा है और वो कह रहा है कि 1 मिलियन पाउंड जो हैं वो हमें इकट्ठे करने हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जो बैरूने मुल्क फ़र्म है वो इमरान खान का केस जो है वो लंदन में लड़ेगी और अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ेगी, और इससे क्या होगा कि इमरान खान जो हैं वो छूट जाएंगे। आदिल राजा जो हैं वो पहले भी तहरीक इंसाफ वालों को चूना इस तरह से लगा चुके हैं कि अभी थोड़े दिन पहले जब उनके चैनल के ऊपर पाबंदी लगी थी, उनकी अर्निंग ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर केसेस हो गए हैं, उन केसेस को लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने गो फंड में कायम किया था और उसके तहत उन्होंने तकरीबन 2 से 3 करोड़ जो हैं वो इकट्ठे किए थे पाकिस्तानी रुपीज़ में, बल्कि इससे भी ज़्यादा तब तक हो गए होंगे। जब तक मैंने फॉलो किया था 2-3 करोड़ रुपए उनके पास जमा हो चुके थे। तो अब इस शख्स ने एक बड़ा प्लान बनाया। इसने कहा कि इमरान खान के लिए जो है ना वो इंटरनेशनल फ़र्म जो है वो लड़ना चाहती है, तो उसके लिए मैं जो हूँ ना चंदा इकट्ठा करना चाह रहा हूँ।
आदिल राजा की इस ट्वीट के ऊपर जो इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर लीगल टीम है वो गुस्से में आ गई, क्योंकि आपको पता है कि वो इमरान खान से पैसे नहीं ले रहे। उनको पता है कि एक पॉपुलर लीडर है, हमारा नाम बन जाएगा, कल को हमारा करियर बन जाएगा कि हम तो इमरान खान के वकील हैं। अब जनाब हुआ क्या, बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि जब ट्वीट उधर से आ गया कि जनाब जो इमरान खान की लीगल टीम है उन्होंने कहा जी हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, आदिल राजा के साथ या इस कैंपेन के साथ या इन पैसों के इकट्ठे करने के साथ या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो इंटरनेशनल फर्म के इलेक्शन कह रही हूँ केस लड़ने तक। तो फौरी तौर पे जो धबड़दूस है वो हो गया इनका पूरा का पूरा मामला, यानी आदिल राजा का। आदिल राजा परेशान हो गया, उसने कहा कि मैंने तो इतना पैसा 1 मिलियन पाउंड इकट्ठा करना था और जो इमरान खान की वकला की टीम है इन्होंने तो मेरा सारा मंसूबा जो है वो चौपट कर दिया। इसके ऊपर क्या हुआ कि शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने रात गए ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इतलात हैं कि शेर अफजल मरवत, माजरत चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि एक इमरान खान की जो लीगल टीम है उसमें जो है वो एक गद्दार है, ठीक है। यानी कि वो जो मेरे ख्याल से पंजोथा के बारे में बात कर रहे थे जो इमरान खान के वकील हैं, यानी दोनों की आपस में तन गई कि एक तरफ जो एक शख्स है वो किसका साथ दे रहा है, शेर अफजल मरवत आदिल राजा का, उसने दूसरे को गद्दार कह दिया, उसने जो चंदा इकट्ठा करने वाले जो पहले वाला उसने उसको गद्दार करार दे दिया और इस तरह से इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। अब जब झगड़ा शुरू हो गया तो मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी और जब मैंने अपनी रिसर्च की तो पता ये चला कि ये जो शेर अफजल मरवत नाम का शख्स है ये दरअसल साथी है किसका, आदिल राजा का। ये आदिल राजा की स्पेस के अंदर जो है वो जाता है और उनके साथ जो है ना ये पार्टनरशिप में आपस में एक दूसरे के साथ यानी मुबैना तौर पे काम कर रहे थे, यानी आपस में इन्होंने परसेंटेजेस तय की हुई थी कि जो ओवरसीज़ यूथी हैं बेचारे, जो मासूम हैं, जो मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क का दर्द रखते हैं, जिनको नहीं पता, उनको लगता है कि मसाया जो है ना वो मसीहा तो नहीं मैं कह सकती, मसाया, तो उनको लगता है कि मसाया जो है वो जेल के अंदर है, उसको छुड़वाने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा और आदिल राजा जैसे गिद्ध जो हैं उस पैसे को इकट्ठा करें और पैसे को इकट्ठा करके वो जो है ना रियासत के ख़िलाफ़ जो है ना ये सब कुछ करके ख़ुद पैसे लेके गायब हो जाए। और न्याजी साहब तो जेल के अंदर हैं, आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, उन्होंने तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं करना। तो सवाल क्या पैदा होता है, उन्होंने कुछ 3-4 सवाल लिखे हैं कि ओवरसीज़ यूथिये जो हैं आखिर वो इस शख्स को, आदिल राजा को क्यों सपोर्ट करते हैं, जबकि पीटीआई खुद कह रही है कि कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर दूसरी तरफ अगर वो कह रही है कि ताल्लुक़ नहीं है तो प्रॉपर तरीके से इज़हार ला ताल्लुक़ी क्यों नहीं करते, प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पर आकर या कहीं पर भी आकर अपना बयानिया क्यों नहीं देते कि भाई तमाम ओवरसीज़ यूथिये और जितने भी यूथिये हज़रात हैं वो जान लें कि इस शख्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये चंदा इकट्ठा कर रहा है, ये आपको लूटने के लिए कर रहा है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, अगर कोई ख़ुद लुटना चाहता है तो हमारा काम है जी आपको ख़बर देना, हमारा काम है जी सच्ची खबर आप तक पहुंचाना। उसके बाद अगर कोई कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये था आज का वीडियो। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि परवेज़ खटक ने जो ये बात की है कि न्याज़ी साहब खुद कहते थे कि हैमर करो, हथौड़ा मारो, एक बात को बार बार बोलो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइए कि रात गई जो पीटीआई के 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई और लड़ाई का क्या मुद्दा था वो भी मैंने आपके सामने रखा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इमरान खान के घर पे जो है हमला करवाने की जो मज़मूम कोशिश थी और जो एक भयानक प्लान था और इस पर फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना था, वो जो पकड़ा गया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और सदर आरिफ अलवी ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो बड़ा इल्ज़ाम धरा है उसके बाद उनका क्या अंजाम आपको नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि कोई जो है वो चपेड़ें खा के अपना ओहदा छोड़ेगा या कोई ऐसे ही मान के निकल जाएगा या किसी का ऐसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा या कोई किसी के पीछे कोई बैकअप है जिसकी वजह से किसी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।